नमस्कार, मैं हूं अस्मिता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत पर रिहाई बरकरार रखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों के भी अधिकार होते हैं। गुरजिंदर पाल सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विरोध में डाली गई राज्य सरकार की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी को संविधान के तहत मिले उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दरअसल आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को 12 मई 2022 को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पूरी तरह से अनुचित कवायद है। जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की स्थिति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक सामान्य नागरिक की तरह अधिकारी के भी हक होते हैं। संविधान के तहत एक सामान्य नागरिक और हाई रैंक ऑफिसर दोनों के हक सामने होते हैं, इसलिए इसे उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारी के खिलाफ अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कड़ी शर्तें भी लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखती, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि गुरजिंदर सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रैंक के एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी हैं और सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने में शामिल रहे हैं। हाई कोर्ट ने इसकी अनदेखी की है। गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बीजेपी शासन के दौरान वो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में आईजी के रूप में तैनात रहे थे। यहीं पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपों के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निदेशक के पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह पर अवैध संपत्ति और राजद्रोह का केस चल रहा है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापे मारते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया था। उनके ठिकानों में मारे गए छापे के दौरान कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा है। इस सिलसिले में उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत ने ईडी की कस्टडी में 9 जून तक के लिए भेज दिया है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दलील के दौरान ईडी की तरफ से सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हवाला के जरिए रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील हरिहर ने कहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। हम इस मामले में लगातार जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जैन की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की।
तुषार मेहता ने कहा कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे पास उसकी डाटा एंट्री है, जिससे पता चलता है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया और दिल्ली से कलकत्ता बेस्ड सेल कंपनी को भेजा गया। कोर्ट ने मेहता से पूछा 14 दिन की कस्टडी क्यों चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2015 से 2017 के बीच सीबीआई और आईटी द्वारा 4.81 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी चाहिए। हवाला के जरिए रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है। मेहता ने कहा कि जो चेक मिले हैं वो किन लोगों के पैसे हैं, क्या उन पैसों का इस्तेमाल भी हवाला में तो नहीं हुआ है, ये जानकारी भी चाहिए। मेहता ने कहा कि 8 कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं, वो जैन से जुड़ी हुई हैं। जिन कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका सोर्स भी पता नहीं है। साथ ही इस मामले की जांच में जो अहम सबूत मिले हैं उनका सत्येंद्र जैन से आमने सामने पूछताछ भी करना है। इसके अलावा मेहता ने कहा कि इस मामले में सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी की तरफ से मेहता की बहस पूरी होने के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ वकील हरिहरन ने पक्ष रखना शुरू किया। वकील हरिहरन ने कहा कि ये मामला 2017 से चल रहा है। इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। इस मामले में लगातार जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई भी आय का कोई स्रोत नहीं बता पाए। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसे मैंने दिए थे। जांच एजेंसी ने घर की 2 बार तलाशी ले चुका है। बैंक खाते भी जब्त कर दिए गए हैं। सह आरोपी के बैंक लॉकर में सब कुछ मिला है। उनका इससे कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सोमवार को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। मंगलवार को एक मामले में जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुका है, जिन्हें बड़े बिजनेस घराने चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स को यूक्रेन जैसे दूर दराज के देशों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये तीखी टिप्पणी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के उस याचिका पर आई जिसमें उसने दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। काउंसिल ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर 2020-21 के सेशन से अगले 5 साल के लिए रोक लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई को नए फार्मेसी कॉलेजों के आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने उन संस्थानों के आवेदनों को प्रोसेस करने का निर्देश दिया जिन्होंने वैधानिक निकाय यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी रोक के खिलाफ दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालयों का रुख किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के औद्योगिकरण पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुका है, जिन्हें बड़े बिजनेस घराने चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की फीस इतना बढ़ चुकी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को यूक्रेन जैसे दूर दराज देशों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र मोटी फीस लगने के कारण भारत के छात्रों को यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ता था। मेडिकल एजुकेशन वहाँ बहुत सस्ता है। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस हेमा कोहली की अवकाश पीठ ने ये टिप्पणी 2 उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए की। इस मामले में फार्मेसी काउंसिल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि फार्मेसी कॉलेजों के तेजी से बढ़ने के कारण नए कॉलेजों को मान्यता देने पर स्थगन जारी किया गया था और वास्तव में ये संस्थानों की आड़ में बिजनेस हो रहा है। जबकि कॉलेजों के वकील ने कहा कि मान्यता और स्वीकृति देने पर रोक के कारण उन्हें 3 साल का नुकसान हुआ है। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि आपत्तिजनक बात यह है कि कॉलेज कह रहे हैं कि हमने 3 साल गंवाए। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 5 साल के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर पीसीआई के द्वारा जारी रोक को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में पीसीआई द्वारा कार्यकारी अधिकार का प्रयोग अपनी शक्तियों से अधिक था और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2019 के आयोजन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। बताते चले कि प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन के तरीके पर भी अदालत ने चिंता जाहिर की है। जस्टिस नागरत्ना ने साफ साफ कहा है कि क्या जजों की परीक्षा इसी तरह होनी चाहिए। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में उम्मीदवारों को आपराधिक कानून का अधूरा प्रश्न पत्र प्रदान किया गया और बाद में उन्हें पूरक प्रश्न पत्र दिया गया। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2019 आयोजित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, हाईकोर्ट जिला न्यायाधीशों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई है वो हमें परेशान कर रही है। पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 23 जनवरी 2020 के आदेश को खारिज कर दिया गया था। इसमें विसंगतियों को दूर करने और 18 दिसंबर 2019 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड शेड्यूल के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करने से रोकने के लिए परिणाम की घोषणा के लिए राहत मांगी गई थी। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पंजाब राज्य के लिए रिक्तियों की संख्या 9 थी और हरियाणा राज्य के लिए 11 थी। इसमें से 3 उम्मीदवारों को पंजाब के लिए और 8 हरियाणा में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, परिणाम 17 दिनों में घोषित किए जाते हैं। कितने मूल्यांकन करता है? डिकोडिंग और कोडिंग है। इन पेपरों का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति कौन है? हाई कोर्ट के जज। क्या 2400 पेपर 16 दिनों में सही किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील से सवाल करते हुए जज ने आगे कहा, 17 दिनों में इतने प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? हम एचसी के वकील से पूछ रहे हैं। 17 दिनों में कितने उम्मीदवार थे? कम से कम 3। एक राज्य के लिए आपको कितने पेपर का जवाब देना होगा? जज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में हाईकोर्ट के वकील ने कहा, जो प्रोटोकॉल का पालन किया गया है वो हाईकोर्ट के फैसले का विषय है। ये मुद्दा पहले भी सामने आया है और ये सब जस्टिस सीकरी की समिति की सिफारिश पर है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि शुरुआत में उम्मीदवारों को आपराधिक कानून का अधूरा प्रश्न पत्र प्रदान किया गया और बाद में उन्हें पूरक प्रश्न पत्र दिया गया। जस्टिस नागरत्न ने पूछा, क्या जजों की परीक्षा इसी तरह होनी चाहिए? हाईकोर्ट के वकील ने जवाब दिया, न्यायाधीशों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। एचसी ने यूजीसी से इस पहलू पर मार्गदर्शन भी मांगा था। हाईकोर्ट अपने न्यायिक आदेश को पलट नहीं सकता है। चूंकि वकील वीसी के माध्यम से पेश हो रहे थे, इसलिए पीठ ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया और उन्हें शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों की दूसरी पंक्ति नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनी पेशे की युवा पीढ़ी को तैयार किया जाए और जब तक पुरानी पीढ़ी रिटायर करे और पद छोड़ना चाहे, तब तक युवा पीढ़ी उनका स्थान लेने के लिए तैयार हो। इसलिए सीनियर वकील जूनियर वकीलों को राह दिखाएं। जूनियर वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ वकीलों की दूसरी पंक्ति गायब है और 20 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले हर वरिष्ठ अधिवक्ता को कम से कम 15 जूनियर वकीलों का मार्गदर्शन करना चाहिए। न्यायाधीश अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ वकीलों को अदालती कला और शिष्टाचार में प्रशिक्षित करने के लिए कुछ तौर तरीके तैयार कर सकते हैं। न्यायाधीश रस्तोगी ने कहा कि इस अंतर को बहुत कम समय में पाटना होगा और युवा वकीलों को सिखाने के लिए कुछ तौर तरीकों को तैयार करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि व्यवस्था को उसी तरह से जारी रखना चाहिए जैसे वो चल रही है। ये देश की आखिरी अदालत है। चीजों को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी से कहा था कि अदालत की छुट्टियों के दौरान कनिष्ठ वकीलों को अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। अदालत ने सिंघवी को अपने मामले में रिहा करने के लिए डिजिटल रूप से पेश होने के बजाय भौतिक रूप से पेश होने के लिए कहा था। सिंघवी ने इस मामले में अदालत में कहा कि छुट्टियों के दौरान मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में एक समान नियम होना चाहिए। पीठ ने कहा कि मुद्दा ये है कि वो नहीं चाहती कि किसी के साथ किसी तरह का अन्याय हो। इस दौरान अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अपने अनुभव को याद किया और कहा कि वो बार में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान अदालत में इस तरह की व्यवस्था की लाभार्थी रही हैं। अदालत ने कहा, हम किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। पीठ ने कहा कि ये समस्या नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। न्यायाधीश नागरत्ना ने सिंघवी और अरोड़ा दोनों को बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कनिष्ठ वकीलों के लिए छुट्टियों के दौरान अदालती कौशल और शिष्टाचार सहित वकालत के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर सकती है। नागरत्ना ने कहा कि आप सभी के पास इतना अनुभव है और आप इतने न्यायाधीशों के सामने पेश हुए हैं। आप सभी इस पेशे में आए युवाओं के लिए एक व्याख्यान श्रृंखला क्यों नहीं आयोजित कर सकते? वो इस तरह की श्रृंखला से काफी कुछ सीख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि व्यापक जनहित में निर्माण गतिविधि आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका जनहित के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में जनहित याचिकाएं दायर किए जाने का चलन बढ़ा है। इस तरह के PIL पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास उत्खनन और निर्माण कार्य मामले में याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गुणवत्ता रहित जनहित याचिका दायर करने के चलन पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये PIL का ऐसा इस्तेमाल कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने माना कि राज्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां व्यापक जनहित में आवश्यक हैं और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुरूप हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन के संबंध में जारी किए गए पूर्व निर्देशों के अनुरूप हैं। कोर्ट ने कहा कि निर्माण गतिविधियां भक्तों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जनहित में किए जा रहे निर्माण कार्य आवश्यक हैं। कोर्ट ने हमारे जो पिटिशन था उसको पहले तो जो हम सीख किए थे कि स्पेशली पिटिशन फाइल करने की हमारे प्रेयर था उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन स्पेशल पिटिशन को डिसमिस किया है और जो पिटिशनर्स है उनके ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना भी किया है। हमारे ये था कि दो जो कानूनी तौर पर हमने कहा था कि एमसर एक्ट जो है वो वायलेशन हुआ है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तथा जो प्रोहिबिटेड एरिया में कंस्ट्रक्शंस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट कुछ हद तक समझाने में कामयाब हो गए। दरअसल मंदिर के आसपास उत्खनन कार्य को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका के अनुसार राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और पुराविशेष अधिनियम 1958 की धारा 20A का घोर उल्लंघन कर रही हैं। एक याचिका में पेश हुई सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि राज्य सरकार को संरक्षित स्थल में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से एक NOC प्राप्त करनी चाहिए। राज्य ने निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से NOC ली थी। ओडिशा के महाधिवक्ता अशोक कुमार पारीजा ने कहा कि प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत प्राधिकरण NMA है और सक्षम प्राधिकारी को ओडिशा सरकार के निदेशक संस्कृति के रूप में अधिसूचित किया गया है। निर्माण का मतलब मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत या पुनर्निर्माण या सीवेज, नालियों आदि को साफ करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुमति निदेशक संस्कृति द्वारा दी गई थी, जो कि ओडिशा सरकार के एक सक्षम प्राधिकारी हैं।
100 मीटर के भीतर जो प्रतिबंधित था वह निर्माण था। राज्य की अवधारणा योजना का उद्देश्य सुविधाएं प्रदान करना और मंदिर को सुशोभित करना है। उन्होंने कहा कि 60,000 लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और अधिक शौचालयों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मामले में न्याय मित्र ने कहा कि और शौचालयों की जरूरत है और अदालत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत मंदिर में उड़ीसा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाने वाली अर्धेंदु कुमार दास और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और यात्री जो एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क संबंधी नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है। शुक्रवार को कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एयरपोर्ट और हवाई जहाज में मास्क न पहनने पर यात्री को नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल करना चाहिए। कोरोना के खतरे के बीच हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और प्लेन में फेस मास्क के नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने डीजीसीए को एयरपोर्ट और प्लेन के कर्मचारियों को यात्रियों और अन्य के खिलाफ नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या डीजीसीए से कहा कि वो हवाई अड्डों और हवाई जहाजों में मास्क अनिवार्यता और कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी करे। आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि उन हवाई यात्रियों को जो मास्क पहनने के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें नो फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि डीजीसीए को ग्राउंड स्टाफ, पायलट, फ्लाइट कैप्टन सहित अधिकारियों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी कर कोविड सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि मास्क और हाथ साफ करने में लापरवाही बरतने वाले यात्रियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। बेंच ने इस आदेश पर डीजीसीए को अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। डीजीसीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी COVID प्रोटोकॉल और मानकों को कमजोर नहीं किया गया है और पहले के आदेश के अनुपालन में उचित निर्देश जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति सांघी ने कहा कि समस्या आदेश के क्रियान्वयन में है। उच्च न्यायालय पिछले साल मार्च में न्यायमूर्ति C हरिशंकर द्वारा दर्ज एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हवाई यात्रियों द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंडों और मास्क पहनने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोलकाता नई दिल्ली की उड़ान में अपने व्यक्तिगत अनुभव के बाद मामला शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। जब जिद्दी साथियों ने ठीक से मास्क पहनने से इनकार कर दिया और बार बार उकसाने के बावजूद कोविड के उचित व्यवहार का पालन नहीं किया। एकल न्यायाधीश ने तब मास्क जनादेश और महामारी प्रोटोकॉल के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें अनियंत्रित यात्रियों को नो फ्लाई सूची में रखने पर विचार करना शामिल था। वर्तमान बेंच ने प्रभावी ढंग से आदेश में उसी बाध्यकारी को बनाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। और कोर्ट्स दिस वीक में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।